हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने लास्ट वीडियो में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ा था। अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो अमीनो एसिड्स को प्रोटीन से सेपरेट करने की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सभी अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। अब आता है आइसोलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का आइसोलेशन हम प्रोटीन से करते हैं। प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस से हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। दो तरीके इसकी हाइड्रोलिसिस तीन तरीके से हो सकती है: एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन देयर कैरेक्टराइजेशन एंड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्ट्रक्चर। Such an analysis involves two steps. Number one, hydrolysis of proteins to the constituent amino acids, and second is separation of the hydrolysis products. सब फर्स्ट स्टेप आता है प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करना। ये तीन तरीके से होता है: एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अमीनो एसिड्स आर बाइफंक्शनल कंपाउंड्स। दो फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं और अमीनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैविंग स्वीट टेस्ट। उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है, जब हम इनको गर्म करते हैं, मेल्ट कराते हैं, देन दे मेल्ट विद डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर, and they are soluble in polar solvents like water and insoluble in organic solvents like petroleum ether, ethanol and benzene. फिर है एक प्रॉपर्टी आती है डेक्सोरोटेटरी है, लीवोरोटेटरी, मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो यू कैन से except glycine, all alpha amino acids possess an asymmetric carbon atom and are optically active, and their water solutions are neutral to litmus because of the formation of their internal salt of zwitter ions. अब इसको हम आइसोलेट प्रोटीन्स को इससे आइसोलेट करेंगे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। आइसोलेशन के लिए कोई भी कंपाउंड होता है तो सबसे पहले हमें उसको आइसोलेट करना होता है। फिर उसके बाद आइसोलेशन के बाद उसकी हम देखते हैं, आइसोलेट सेपरेट करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट से। तो फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स टू द कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स। इसमें एक मेथड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। HCl इसमें रहता है, हाइड्रोलिसिस में हम HCl डालते हैं, एसिड डालते हैं। तो दिस इज accomplished by constant boiling HCl about 6 am. The acidic hydrolysis of protein is generally carried out in evacuated sealed tubes at about 110 degrees centigrade for periods ranging from 12 to 96 hours. इतनी देर तक हमें इसको गर्म करना होता है। In these conditions, the peptide bonds are quantitatively hydrolyzed to yield the amino acid hydrochlorides. बच्चों, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कुछ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे all the tryptophan and variable amount of cysteine and cysteine are slowly destroyed. ये जो तीन अमीनो एसिड है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। serine and threonine are also slowly destroyed, and glutamine and asparagine are deaminated to glutamate and asparate, and glutamic acid undergoes intramolecular dehydration to pyrrolidine 5 carboxylic acid. Now, in spite of these difficulties, acidic hydrolysis is ordinarily the method of choice because the amino acids are not racemized by acidic hydrolysis.
अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। Alkaline hydrolysis, the complete hydrolysis of protein may also be carried out by incubating them with 2 to 4 N NaOH solution at 100 degree centigrade for 4 to 8 hours. For 4 to 8 hours. Such hydrolysis is of limited use due to the some difficulties. For example, cysteine, serine, threonine and arginine are destroyed in this process. Other amino acids may be partially destroyed by deamination and racemization of amino acids occurs. In spite of the above mentioned difficulties, the alkaline hydrolysis is useful for the analysis of tryptophan because it is not destroyed during alkaline hydrolysis. और थर्ड मेथड है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। ये एंजाइम की हेल्प से होती है। पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर अमीनो एसिड पर रिएक्ट करते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द एलुसिडेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। The complete enzymatic hydrolysis is slow and difficult because most enzymes attack only at specific types of linkages. By use of number of enzymes, each in turn, it is possible to degrade the protein into smaller and smaller fragments and ultimately into the constituent amino acids. इसके बाद पॉइंट आता है बच्चों अमीनो एसिड्स का सेपरेशन करना। जब प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो उसके बाद हम इनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए कई मेथड्स हैं। एक मेथड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी कई तरीके की होती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्योंकि अमीनो एसिड्स जो इसका टेस्ट है निन हाइड्रेट के साथ डिफरेंट कलर के रिएक्शन है स्पॉट्स देते हैं। इस वजह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है। कॉमन मेथड है। ए कॉमन मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव यील्ड ऑफ अमीनो एसिड मिक्सचर इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। Mixture of amino acids can be separated by passing their aqueous solution through a column filled with cation or anion exchange resins. The individual amino acids adhere to the resin to different degrees. Elution by buffered solutions of progressively increasing pH or ionic strength yields separated amino acids which are eluted by solutions with the pH close to their isoelectric point. इसके अंदर जो रेजिन होती है आयन एक्सचेंज रेजिन, अ कॉमन कैटाइन आयन एक्सचेंज रेजिन है। इट इज अ सल्फोनेटेड
polystyrene. This is converted into its sodium salt. Once separated, the individual amino acids are estimated quantitatively by their reaction with ninhydrin and measured of the resultant color intensity. ninhydrin के साथ अमीनो एसिड्स डीप वायलेट कलर देते हैं, उससे उसकी कलर इंटेंसिटी से हमें पता लग जाता है इसमें अमीनो एसिड है और उसमें कितना है। क्वांटिटेटिवली उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी इसका मेथड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। Paper chromatography. Amino acids can be separated by paper chromatography. It can be carried out in number of. It can be carried out by पेपर। स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है। इसमें जो पेपर आता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसमें एक मिक्सचर के जो ड्रॉप है उसको हम उस पर रख देते हैं। A drop of the mixture is placed on a sheet of the filter paper. The sheet is saturated with moisture in a glass chamber and then dipped in a water saturated organic solvent system such as butanol, ethanol, water. The solvent flows slowly up the paper by capillary force. Due to their individual partition coefficients between the organic solvents and the water, which is held stationary in the microporous structure of the paper, the amino acids migrate in the direction of the solvent front at different rates and appear as separate spots on the paper. These spots are indicated by the ninhydrin color test and localized by RF values characteristic for each amino acid. Means हर अमीनो एसिड की RF वैल्यू बच्चों अलग अलग होती है। उसी के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड्स होगा। जब when spots are dried, then these are cut out and eluted and acid spectrophotometrically. दो मेथड। तीसरा मेथड बच्चों है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि एट अ गिवन पीएच द इक्विलिब्रियम रेशियोज ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस एंड डाइपोलर आयंस आर डिफरेंट फॉर ईच अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. When an electric field is imposed, an amino acid which is cation predominates will migrate towards the cathode. That in which the anion predominates will migrate towards the anode. Therefore, amino acids can be separated by this procedure known as electrophoresis. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसका वो बेस है। जब इसको हम सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई सेपरेट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो अमीनो एसिड्स दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में। They melt with decomposition at high temperature. They are soluble in polar solvents and they are insoluble in non-polar solvents. और अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर उनकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, इस वजह से हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ये इसका आइसोलेशन है।